गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। वेलकम ऑल द स्टूडेंट इन देयर ऑनलाइन क्लासेस। मैं सभी स्टूडेंट्स का इनके ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आपकी जो पेपर हमारा चल रहा है ये हमारा जूलॉजी पेपर 3rd है और इस पेपर में हम क्या पढ़ रहे हैं, इम्यूनोलॉजी। ये इम्यूनोलॉजी हमारी यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे है। इसकी 2-3 क्लासेस हैं जिससे फिर हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। देन हम हमारी कोई न्यू बुक स्टार्ट करेंगे, आइदर अ न्यू यूनिट। ठीक है, अब देखिए हम लास्ट जो क्लास थी उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता है, क्या नाम है इसका, सेल मीडिएटेड, यानी कि यहाँ मध्यस्थ जो रोल है, यानी कि मीडिएटर जो होता है वो कौन होगा, सेल्स होंगी और उन सेल्स की वजह से ही क्या होती है, इम्यूनिटीज होगी। तो यहाँ जब हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज की बात कर रही है तो यहाँ इन्फेक्शंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, किसी प्रोटोजोआ के थ्रू या कोई पैथोजन या फॉरेन एंटीजन कहाँ इन्फेक्शन कर रहा है, डायरेक्टली सेल्स में कर रहा है। ठीक है, और उन सेल्स की वजह से जो क्या बन रहे हैं, एक तरीके से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है। यहाँ साथ के साथ कौन सी सेल्स का स्पेशल इंपॉर्टेंट रोल होता है, यहाँ पर टी सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उस एंटीजन्स को किल कौन कर रहा है, टी सेल्स ही करती है। यहाँ किसी भी तरीके की एंटीबॉडीज का प्रोडक्शंस नहीं होता है। ये बात आप बिल्कुल माइंडली याद रखिए कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज होती हैं उस इम्यूनिटीज में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शंस नहीं होता है। तो यानी कि यहाँ बी सेल्स के का रोल नहीं है, किसका रोल होता है, टी सेल्स का यहाँ रोल होता है। लेकिन हम कलेक्टिवली बात करें तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो दोनों के, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड दोनों में के टुगेदरली कॉरस्पॉन्डिंगली या कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही वर्क करता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या होगा, सब पूरा प्रोसेस क्या होता है, सिमिलर है किससे, जो हमने ह्यूमोरल इम्यूनिटीज में पढ़ा था। तो क्या क्या प्रोसेस था, वो प्रोसेस हमारा एक बार रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि सपोज करो कोई पैथोजन, कोई एंटीजन, ये क्या है, कोई एंटीजन है, कोई एंटीजन है जो हमारी बॉडी में एंटर किया। ठीक है, अब इस एंटीजन के एंटर करने के साथ ही जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में आ रहा है, कहाँ आएगा, इंट्रासेल्यूलर एरिया में, यानी कि सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जब ये कोई एंटीजन आता है, अब सेल में क्या होती है, हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है। तो कौन सी सेल आती है हमारी, ACP, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, कौन आती है, सॉरी APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कोई मैक्रोफेज भी हो सकती है और कोई डेंड्रिटिक सेल भी हो सकती है, यानी कि कोई मैक्रोफेज कोशिका भी हो सकती है और कौन सी हो सकती है, डेंड्रिटिक कोशिका भी हो सकती है। कि सपोज करो कोई कौन सी आई है, डेंड्रिटिक कोशिका। अब इन डेंड्रिटिक कोशिका पे क्या लगे होते हैं, सेल रिसेप्टर लगे होते हैं। ये हमने बात करी थी कि इन पर क्या लगे होते हैं, इन कोशिकाओं पर सेल रिसेप्टर्स लगे होते हैं, यानी कि एंटीजन को अटैक करने के लिए इन पे क्या लगे होते हैं, अभी क्या करती है जो कोशिका है, कौन सी कोशिका है, सपोज करो कि मैक्रोफेजेस है, क्योंकि हमने पहले भी मैक्रोफेजेस ली थी। अब ये मैक्रोफेज कोशिका क्या करती है, ये मैक्रोफेज कोशिका इस एंटीजन को अपने अंदर ले लेती है। क्या कर रही है ये कोशिका, इस एंटीजन को अपने अंदर ले लिया। ये क्या हो गया, एक एंटीजन हो गया, किसी प्रोटोजोआ का है या हम कह सकते हैं कोई जो पैरासाइटिक एनिमल है उसका एंटीजन है। तो क्या किया, इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इस किसको, एंटीजन को, ये क्या है, एंटीजन को अपने अंदर ले लिया।
अब मैक्रोफेजेस की कैपेसिटी क्या होती है? मैक्रोफेजेस कैसे प्रकार की है? ये भक्षकाणु प्रकार की है, यानी कि फेगोसाइटोटिक होती हैं। तो ये फेगोसाइटोटिक होती हैं तो ये क्या करती हैं? ये इस एंटीजन को क्या करती है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। क्या किया इसने? इस एंटीजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, किसने? मैक्रोफेज ने इस एंटीजन को अपने अंदर लिया। कौन सी विधि से लिया? यानी कि भक्षकाणु प्रकार की विधि से लिया और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब इस साथ के साथ ये क्या करती है? जब इसने इसको तोड़ा तो इस एंटीजन को अपने ऊपर लगा लिया। क्योंकि इस पे क्या लगे हैं? रिसेप्टर लगे हैं। और इसने क्या किया? इस एंटीजन के किसी पार्टिकल को अपने ऊपर लगा लिया और इस पार्टिकल को लगा के ये कहाँ घूम रहा है? कोशिका के अंदर। तो ये कोशिका के अंदर जाता है और कहाँ जा रहा है? एक तरीके से इसके कांटेक्ट में कौन आती है? टी कोशिका आती है। कौन सी कोशिका आ रही है? टी कोशिका। अब टी कोशिका पर भी क्या लगे होते हैं? टी कोशिका पर भी क्या लगे होते हैं? सेल रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर इस पे लगे होते हैं। तो इस पे टी कोशिका पे भी क्या लगे हुए हैं? टी सेल रिसेप्टर लगे होते हैं। ठीक है, टी कोशिका पर क्या लगे हैं? ये हैं टी सेल रिसेप्टर। अब ये टी सेल रिसेप्टर क्या करते हैं कि इस मैक्रोफेज पर जो एंटीजन लगा हुआ है उस एंटीजन को क्या करते हैं? अपने साथ बाइंड करते हैं। तो यहां पर एंटीजन, और इसको हम यहां कर लेते हैं कि ये जैसे ये तो क्या हो गया? मैक्रोफेज। और यहां पर मैक्रोफेज पे क्या लगा हुआ है? ये एंटीजन का पार्टिकल लगा हुआ है। अब इसके साथ कौन आई? यहाँ पर टी सेल आई। तो टी सेल इसके अगेंस्ट क्या कर लेती है? यहां एक कॉम्प्लेक्स बनाती है। ठीक है, क्या करेगी टी सेल? इस एंटीजन के साथ जुड़कर क्या बना रही है? एक कॉम्प्लेक्स बना रही है। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? MHC2 कॉम्प्लेक्स। यहां जो इसका बनेगा इसको हम क्या कहेंगे? MHC2। समझ में आया? क्या होगा? देखो, कोई एंटीजन है, एंटीजन कहाँ आया? कोई बाह्य एंटीजन कहाँ आया है? इंट्रासेल्युलर एरिया में। ठीक है, इंट्रासेल्युलर एरिया में आया तो वहां पर कौन सी? अब ये जो मैक्रोफेजेस यानी कि हमारी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है ये हमारी बॉडी में घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं और ये तो इम्यूनिटी सिस्टम की हमारी जो कोशिकाएं होती हैं ये पूरी हमारी बॉडी में क्या करती रहती है? घूमती रहती है, यानी कि एक तरीके से वेट करती रहती है कि कब कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है तो इनका वर्क स्टार्ट होगा। अब हमारी बॉडी में क्योंकि डेली कुछ ना कुछ होता रहता है, वेदर चेंज होता रहता है, या हम कहते हैं हम बाहर निकलते रहते हैं, मिट्टी में, डस्ट में हम किसी ना किसी चीज के कांटेक्ट में आते हैं, तो किसी भी तरीके से क्या होगा? कोई ना कोई एंटीजन तो हमारी बॉडी में एंटर ही करता है। तो सबसे पहले कौन क्रिएट होगी? ये जो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं जैसे मैक्रोफेजेस हैं या डेंड्रिटिक सेल्स हैं, ये क्या करती हैं? देखती हैं कि कौन सा एंटीजन हमारी बॉडी में आया है और वो एंटीजन हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, मैक्रोफेज या डेंड्रिटिक कोशिका क्या करती हैं? सबसे पहले उस एंटीजन के कांटेक्ट में आती हैं और ये देखती हैं कि वो एंटीजन हमारे कंट्रोल में नहीं हो रहा है। तो फिर वो क्या करती हैं? उस एंटीजन्स को खुद के अंदर लेकर फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, भक्षकाणु के प्रोसेस के थ्रू क्या करती है? उस एंटीजन को ब्रेक करती है और उस एंटीजन के पार्टिकल को अपने ऊपर लगा लेती है।
अब इसके बाद जब ये एंटीजन यानी कि जो एंटीजन है जब मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है तो ये एंटीजन लेकर कहाँ जाती है, ये जाती है टी सेल्स के पास। ठीक है, अब टी सेल्स देखती हैं कि मैक्रोफेजेस पे कोई पार्टिकल लगा हुआ है, कोई ऐसा एंटीजन का पार्ट लगा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। तो फिर टी सेल क्या करती है, अब इन टी सेल्स पे भी टी सेल रिसेप्टर लगे होते हैं, तो वो इस एंटीजन के साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जिसको हम कहते हैं MSC2 कॉम्प्लेक्स, या हम क्या कह सकते हैं मैक्रोफेजेस टी सेल्स कॉम्प्लेक्स, जहां पर मैक्रोफेजेस और टी सेल्स दोनों मिलकर क्या कर रही हैं, उस एंटीजन्स को बाइंड करती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो टी सेल्स हैं वो टी सेल्स क्या हो जाती हैं, एक तरीके से स्टिमुलेट हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उद्दीप्त हो जाती हैं, और यहाँ वो सिग्नल भेजती हैं किसको, टी हेल्पर सेल्स को। हमने अभी कैटेगराइज करी थी कि यहाँ से जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनता है टी सेल्स के साथ, MSC2 कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये टी सेल क्या करती है, सिग्नल भेजती है किनको, टी हेल्पर सेल को। ठीक है, यहाँ पर इनकी जो बाइंडिंग होती है, ये बाइंडिंग कैसे होती है, कुछ केमिकल्स के थ्रू होती है, एंड मैक्रोफेजेस के एंटीजन्स और या हम कह रहे हैं टी सेल्स की आपस में जो बाइंडिंग होती है कुछ केमिकल्स के थ्रू होती है। अब टी सेल ने जो सिग्नल है वो किसको भेजना, अपनी ही एक कैटेगराइज सेल्स को भेजा है जिसको हम कहते हैं टी हेल्पर सेल, और सिग्नल किसके रूप में यहां सिक्रेट होता है, इंटरल्यूकिन फर्स्ट। किसका सिक्रेशन होता है, इंटरल्यूकिन फर्स्ट का। अब TH सेल यानी कि एक तरीके से टी सेल ने हेल्प मांगी है TH सेल से, तो यहाँ पर TH सेल क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, और सिग्नल किसको भेजती है, ये टी सेल्स सिग्नल भेजती है टी साइटोटॉक्सिन सेल को। सिग्नल किसको भेजती है, सी साइटोटॉक्सिक सेल को। ठीक है, जिसे हम नेचुरल किलर सेल्स भी कहते हैं। अब ये सी टाइसोटॉक्सिक सेल को जो सिग्नल भेजा जाता है वो होता है क्या, इंटरल्यूकिन सेकेंड। और टी हेल्पर सेल किसको एक तरीके से स्टिमुलेशन दे देती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल को स्टिमुलेशन दे देती है। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करती है, ये साइटोटॉक्सिक सी सेल्स किसका सिक्रेशन करेगी, साइटोटॉक्सिन्स का। ठीक है, किसका सिक्रेशन करती है, साइटोटॉक्सिन्स का सिक्रेशन करती है, यानी कि एक तो साइटोकाइंस का सिक्रेशन करती है, एक तरीके से किसका करेगी, साइटोकाइंस का। ठीक है, साइटोकाइन का सिक्रेशन होगा। अब ये साइटोकाइंस कहाँ जाता है, एंटीजन्स के पास। कहाँ जा रहा है, एंटीजन के पास। सपोज करो ये क्या था, एंटीजन, और ये साइटोटॉक्सिन क्या करता है, जो एंटीजन है, ठीक है, साइटोटॉक्सिन क्या है, जो एंटीजन है उस एंटीजन की सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करता है। क्या करेगा, ये एंटीजन या उसकी जो सेल वॉल है, एंटीजन की सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन पर अटैक करता है और क्या कर देता है, उसको पोरस कर देता है, यानी कि एक तरीके से छोटे छोटे पोर्स उसमें बना देता है। साइटोटॉक्सिन से क्या होगा, जो एंटीजन होता है उस एंटीजन की जो बॉडी वॉल है या उसकी जो बॉडी की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसकी सेल की जो मेम्ब्रेन, क्योंकि एंटीजन भी क्या है, किस पे मिला है, एक किसी सेल पे, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उस पर क्या कर देती है, छेद कर देती है, छोटे छोटे छेद कर देती है। उन छेद से क्या होता है, जो बॉडी फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे इसमें एंटर करता है।
एंटीजन की जो बाहरी झिल्ली है या उसकी बाह्य भित्ति होती है उस पे क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, और उन छेद की वजह से क्या होता है कि जो बॉडी का फ्लूइड होता है वो किसमें, या ब्लड होता है वो किसमें चले जाता है, एंटीजन के अंदर चला जाता है। अब जैसे कि आपको पता है कि जैसे कोई बलून है, उस बलून में हम हवा भरे जा रहे हैं तो उसकी एक कैपेसिटी होगी। अगर उस कैपेसिटी से ज़्यादा हमने अगर उसमें हवा भरी है तो क्या हो जाएगा, वो फट जाता है। तो उसी तरीके से एंटीजन्स की भी क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है कि उसमें क्या होगा, लिक्विड भरे जा रहा है, लेकिन जब उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। और जैसे ही वो एंटीजन क्या होगा, बर्स्ट होगा, एंटीजन नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या वर्क करता है, हमारा वर्क करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वर्क करती है। समझ में आई? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। क्या होगा, सपोज करो हमारी बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन एंटर हुआ। फॉरेन एंटीजन यानी कि कोई बाह्य पैथोजन एंटर हुआ, कोई प्रोटोजोआ है, कोई पैरासाइट्स है या कोई फंगस है हमारी बॉडी में एंटर हुआ। इन्फेक्शन का क्रिएट किया, डायरेक्ट सेल में किया, यानी कि इंट्रासेलुलर स्पेस में किया। अब वहां पर हमारी बॉडी में क्या होती है, कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल घूमती रहती है, यानी कि ये वेट करती रहती है कि कब कोई बाह्य पदार्थ हमारी बॉडी में एंटर करे। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करती हैं, देखती हैं और एक कोई बाह्य एंटीजन हमारी बॉडी में आ गया तो क्या करेंगी, उस एंटीजन्स को सबसे पहले खाएंगी। क्या करेंगी, उस एंटीजन्स को खाने का काम करती हैं। खाने की विधि कौन सी है इनकी, भक्षकाणु या फैगोसाइटोसिस होती है। एंटीजन को इन्होंने खाया, खाने के बाद उसको यानी कि एक तरीके से डाइजेस्ट करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर लेती है और जो एंटीजन्स है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देती है। अब फिर क्या करेगी, अब इस मैक्रोफेज यानी कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, इस एंटीजन के किसी पार्ट को अपने ऊपर लगा लेती है। एंटीजन के किसी पार्ट को अपने ऊपर लगा लेती है। क्यों? क्योंकि इस पर क्या पाए जाते हैं, कुछ सेल रिसेप्टर एरियाज पाए जाते हैं। और कहाँ जाती है, टी सेल्स के पास जाती है। अब टी सेल्स देखती हैं कि मैक्रोफेज पे कोई ऐसा एंटीजन आया है जो पहले से नहीं था। हमारी बॉडी में कोई क्या आया है, कोई नया एंटीजन आया है। तो यहाँ पर टी सेल इस मैक्रोफेज के साथ जुड़कर, यहाँ पर दोनों में कुछ केमिकली एक तरीके से कॉम्प्लेक्स बनता है, केमिकल्स का रिलीजन होता है जिससे मैक्रोफेज और टी सेल आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं MSC2 कॉम्प्लेक्स। एक चीज हमेशा याद रखना, जब मैक्रोफेज और टी सेल में कॉम्प्लेक्स बनता है वो MSC2 कॉम्प्लेक्स बनता है। MSC1 तो ऑलरेडी इन सेल्स पे पाया जाता है। जब मैंने आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था इन पर ऑलरेडी क्या मिलता है, MSC1 तो मिलता ही है। तो ये क्या बनाती है, MSC2 कॉम्प्लेक्स बनाती है। जैसे ही MSC2 कॉम्प्लेक्स बनता है तो टी सेल्स क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती हैं और वो सिक्रेट किसका करती है, टी सेल इंटरल्यूकिन फर्स्ट का सिक्रेशन करती है। जैसे ही इंटरल्यूकिन फर्स्ट का सिक्रेशन होता है तो ये सिग्नल किसको जाता है, TH टी हेल्पर सेल को जाता है और टी हेल्पर सेल भी क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। अब ये टी हेल्पर सेल्स क्या करती हैं, ये फिर से एक सिग्नल रिलीज करती है किसको, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। तो इसलिए ये सिग्नल किसके थ्रू भेजती है, ये भेजती है इंटरल्यूकिन सेकेंड के थ्रू। तो सिग्नल किसको जा रहा है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को सिग्नल मिलते ही वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है और किसका रिलीज करती है, साइटोकाइंस का रिलीज करती है। अब ये साइटोकाइन रिलीज होकर किस पर वर्क करता है, ये साइटोकाइन रिलीज होकर एंटीजन्स पर वर्क करता है। किस पर वर्क करेगा, एंटीजन्स का। और एंटीजन पर वर्क क्या करता है, इस साइटोकाइनिन्स की वजह से जो एंटीजन्स की जो मेम्ब्रेन होती है यानी कि उसकी जो कोशिका कला होती है या उसकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका जो भित्ति होती है, उस पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करती है एक तरीके से। अब डिस्ट्रॉय करने से क्या हो जाता है, जैसे ही छिद्र होगा, क्योंकि सेल में है तो क्या होगा, सेल का जो फ्लूइड होता है वो इसके अंदर भरने लग जाता है, धीरे धीरे भरता जाता है और एक कंडीशन ऐसी आती है जब वो लिक्विड उसमें ज़्यादा हो जाता है तो एंटीजन्स क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है और एंटीजन डिस्ट्रॉय
हो जाता है। इस तरीके से ये हमारा सेल मीडिएटेड या कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा कार्य करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फटाफट से ये डायग्राम बनाएंगे, देन हम इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आप ये डायग्राम बनाएं। ठीक है, नोट डाउन किया। अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा के बारे में। लिखिए, वह विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जिनमें प्रतिरक्षियां जिनको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी, भाग नहीं लेती हैं कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा कहलाती है। कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा कहलाती है। यह प्रतिरक्षा
यह प्रतिरक्षा अविकल्पी, यह प्रतिरक्षा अविकल्पी या विकल्पी परजीवियों, अविकल्पी या विकल्पी परजीवियों, जीवाणुओं, कवक, प्रोटोजोआ तथा प्रतिरूपण कैंसर जैसी प्रतिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, किसके कारण हो रही है? यानी कि कोई परजीवी है, बैक्टीरियाज हो गए, कवक हो गया, प्रोटोजोआ, इनके कारण क्या होती है? उत्पन्न होती है। जब कोई परजीवी प्राणी की कोशिका को संक्रमित करता है तो वह कोशिका मध्यवर्ती प्रतिक्रिया के लिए प्रेरण का कार्य करता है। यानी कि जैसे कोई पैथोजन कोशिका में एंटर किया, कोशिका को संक्रमित किया, तो कौन सी इम्यूनिटी उद्दीप्त हो जाती है? कोशिका मध्यवर्ती प्रतिक्रिया। इसके लिए जब कोई बाह्य एंटीजन प्राणी शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर में उपस्थित कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेजेस डेंड्रिटिक
डेंड्रिटिक कोशिका एनके कोशिका इनको ग्रहण कर लेती हैं। इनको से मतलब एंटीजन्स को, इनको ग्रहण कर लेती हैं, इनको ग्रहण कर लेती हैं। तथा इन कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है, देखो आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। इसी को आगे हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं।